चलिए दोस्तों, चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि डॉक्टर्स की बदलती हुई स्थिति एंड उनकी भूमिका को लेकर के है। कुछ इंग्लिश टर्म हैं जैसे कि डुअल बर्डन ऑफ डिसीज़, मतलब रोगों का दोहरा बोझ आज इंडिया फेस कर रहा है, जिसके अंतर्गत संचारी और गैर संचारी रोग आ जाते हैं। संचारी रोग हम किनको बोलेंगे? जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहे हैं। एंड दूसरे आते हैं गैर संचारी, जैसे कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे कि किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है, किसी को हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इनको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। आज भारत अकेला नहीं, पूरी दुनिया की हम बात करें जहां पर इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसे कि टीबी, डेंगू और कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है। जैसे हमने देखे हैं ना, कोविड-19 फिर से आ गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसको क्रॉनिक या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एनसीडी बोलते हैं, इसमें हम देख रहे हैं मधुमेह, ठीक है, शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर एंड मोटापा तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में डॉक्टर लोगों से हम बहुत उम्मीद करते हैं, लेकिन निराशा भी उतनी ज़्यादा गहरी हो गई है। भारत हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करता है, जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में होता है। लेकिन अब ये दिन पॉलिसी इवेंट जैसे कि जीएसटी लागू हो गया है, 2017 में आया, भारतीय न्याय संहिता 2024 आया, इन सारी चीज़ों के प्रभाव में वो दब गया है। इससे संकेत मिलता है कि समाज में डॉक्टरों की जो मोरल अथॉरिटी है, प्रतिष्ठा है, सोशल रिस्पेक्ट है एंड पब्लिक ट्रस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब जो रोग हैं, इनमें हमें तेज़ी के साथ में बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने डुअल बर्डन देखे हैं, इसके अलावा हमको एपिडोमोलॉजिकल ट्रांजिशन भी देखने को मिल रहा है, मतलब रोगों के पैटर्न में चेंजेस। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लोग फेल हो जा रहे हैं, बल्कि उनकी असाधारण सफलता से हुआ है। ए ओमरान ने एक थ्योरी दिया जिसके अनुसार बोला जाता है कि जैसे जैसे समाज गरीबी से समृद्धि की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे रोगों का रूप भी बदलते जाएगा। अब दिक्कत ये नहीं है कि ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब दिक्कत आ रही है क्रोनिक इलनेस का। इस संक्रमण के साथ ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब मृत्यु और जन्म दर में कमी आना। पहले लोग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे, किसी भी रोग से ख़त्म हो जाते थे, अब वैसा नहीं, अब इलाज काफ़ी संभव हो चुका है। एंड जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, किनकी? वृद्ध लोगों की, एंड फैमिली छोटे होते जा रही है। अब इस हिसाब से हम डॉक्टर लोगों से अपेक्षाएं भी करते हैं। अब इलाज नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिमांड हो रही है डॉक्टर लोगों से। अब हम बात करते हैं धर्म से विज्ञान की ओर, ठीक है। इसमें कुछ इंग्लिश टर्म्स आएंगी जैसे कि जर्म थ्योरी, कोस्ट पोस्टुलेट्स, एनास्थीसिया एंड पेनिसिलिन। जैसे कि पेनिसिलिन के बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। एनास्थीसिया वो दवाएं होती हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं। एंड कोस्ट पोस्टुलेट एक रोगजनक सिद्धांत है। जर्म थ्योरी मतलब कीटाणु सिद्धांत। अब हम काफ़ी समय पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में जब चिकित्सा हुआ करती थी, डॉक्टर लोग हुआ करते थे, तो उस समय में उनका काम था धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक पवित्रता पर काम करना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, इसके बाद विज्ञान का युग चालू हो जाता है और चिकित्सा को वैज्ञानिक वैधता मिलती है। पास्चर और कोच जैसे वैज्ञानिक की खोजों ने इसको एक साइंटिफिक रूप दिया। सर्जरी जो पहले नाई जैसे लोगों द्वारा की जाती थी, आज के टाइम में प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिस बन गई है। इस गोल्डन एज ऑफ मेडिसिन में डॉक्टरों को मिरेकल वर्कर समझा जाता है, मतलब जो विज्ञान की मदद से ज़िंदगी बचा सकते हैं। और लेकिन ये युग भी अभी अस्थायी है।
अभी भी इसमें चेंजेस आने वाले हैं। आज के टाइम में मेडिसिन मेडिकल फील्ड कमर्शलाइजेशन का रूप धारण कर चुका है। यहाँ पर स्टेज 4 एंड स्टेज 5 डिसीज़ की हम चर्चा करेंगे। स्टेज 4 ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की बात करें, जो कि रोगों का चौथा चरण होता है, मतलब डिलेड डिजेनरेटिव डिसीज़। स्टेज 5 में नए और फिर से उभरते रोगों का चरण आता है, इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिसीज के अंतर्गत रखा जाता है इसको। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन, ये सारे जो रोग होते हैं, खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली से होने वाले रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन आप सब लोग समझते हैं, ज़्यादा सोचने विचारने लग जाना। आज हम स्टेज 4 और 5 में जी रहे हैं, मतलब लाइफ लंबी है पर ज़रूरी नहीं है कि बेटर हो। क्रॉनिक डिसीज़ जैसे कि मोटापा, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर का कोई निश्चित इलाज नहीं होता है। ये लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट की मांग करते हैं, मतलब ज़िंदगी भर आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। तो आज के टाइम में डॉक्टर लोग रोग को रोक नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक प्रकार से एडवाइज़र बन गए, सुझाव देते हैं, जैसे कि नमक कम खाओ, मोबाइल कम देखो, रेड मीट कम खाओ। लेकिन ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल से टकरा रहा है। इस कारण लोग डॉक्टरों को मॉरल पुलिसमैन की तरह देखने लग गए। अब बात करते हैं क्लिनिकल अनसर्टेनिटी एंड पब्लिक फ्रस्ट्रेशन की। आज के टाइम में मेडिकल का सेक्टर खाली इलाज करना बस नहीं होता है, बल्कि ये एक स्टैटिकल नेगोशिएशन बन चुका है। मतलब बीमारी का इलाज एक हमको फिक्स रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि केवल एक प्रोबेबिलिटी या फिर संभावना यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देती है। ये चेंजेस लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है, क्योंकि इलाज महंगा है, जटिल भी है, और कभी कभी ऐसा है कि कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता है। लोग डॉक्टरों से इंस्टेंट इलाज की अपेक्षा करते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास केवल लाइफ स्टाइल एडवाइस है। यही एक रीज़न है कि सामने खड़ा व्यक्ति एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बात करते हैं हेल्थ केयर का किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। आज के टाइम में जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, अकेले वैज्ञानिक लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का भी बहुत योगदान होता है। दवाएं और तकनीकें पेटेंट के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है, कॉपीराइट के अंतर्गत आ रही हैं, और बाज़ार में कमोडिटीज़ बन जाती हैं। दवा दवा नहीं रहती है, वो बन जाती है एक वस्तु। डॉक्टर इस मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के फुट शोल्डर बन चुके हैं, जो जनता के गुस्से को झेल रहे हैं, जबकि असली ताकत कंपनी और पॉलिसी मेकर के हाथ में है। लेकिन गुस्सा हम करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि इतना ज़्यादा महंगा इलाज है। बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ की। मोटापा, नींद नहीं आना, डिप्रेशन में चले जाना, ये खाली दवाई से ठीक नहीं होने वाली हैं। ये हमारे सोशल बिहेवियर और कंज्यूमर हैबिट से जुड़े हैं। जैसे कि आप ज़्यादा खाना मंगवा ले रहे हैं, थाली में ज़्यादा खाना ले रहे हैं, देर रात तक आप मोबाइल चला रहे हैं। डॉक्टर केवल सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों को उम्मीद है कि डॉक्टर कोई चमत्कार कर देंगे, लेकिन केवल वो लोग कंट्रोल करने की सलाह देते हैं। ये लैंडस्केप डॉक्टरों को एक मोरल डिलेमा में डाल देता है। अब बात कर लेते हैं हम निष्कर्ष की। डॉक्टर एज ए हीलर्स, टेक्नीशियन एंड स्कैपेगोट। स्कैपगोट मतलब बलि का बकरा, क्लिनिकल एनकाउंटर मतलब डॉक्टर और मरीज की मुलाकात, एंड फ्रैक्चर्स मोरल लैंडस्केप, बिखरी हुई नैतिक स्थिति। आज के टाइम पीरियड में डॉक्टर लोग, ठीक है, कैसे हो गए हैं, 3 विरोधी भूमिकाओं के बीच में फंस गए हैं। हीलर मतलब इलाज करता है, टेक्नीशियन भी है, तकनीकी प्रक्रियाओं में सीमित हो गए हैं। स्कैपगोट मतलब जिस पर समाज अपना गुस्सा निकालता है। क्लिनिकल इंट्रैक्शन अब आपसी विश्वास नहीं बल्कि नेगोशिएशन बन गई है। लोग सलाह को भी लगता है सही बोल रहे, गलत बोल रहा है। जब तक कोई नया पाश्चेरियन ब्रेक थ्रू जैसे कि जर्म थ्योरी
जैसा कोई नया रोग सामने नहीं आ जाता, थ्योरी सामने नहीं आ जाती, तब तक डॉक्टरों को इस मोरली फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है केवल डॉक्टरों की समस्या नहीं बता रहा, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि किस प्रकार से आज के टाइम में हेल्थ, समाज, साइंस एंड इकोनॉमी सब एक जटिल जाल बना रहे हैं, एक ऐसा तंत्र बना दे रहे हैं जिसमें डॉक्टर सहाय और सीमित महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब केवल चिकित्सा ज्ञान ही नहीं बल्कि मोरालिटी, समाज एंड इकोनॉमिक प्रेशर से भी गुजरना पड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद आया है और ये जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करता है। पार्टिकुलरली देखा जाए मेडिकल फील्ड में भी सुधार करने के लिए सरकार ने जीएसटी में रिफॉर्म्स करी थी, जैसे कि सरकार तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट में टैक्स बढ़ा दे, जीएसटी की वृद्धि कर दे और ये बोले कि हमने जीएसटी बढ़ाए हैं तो लोग कम सिगरेट पी रहे हैं, कम तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है? इस आर्टिकल के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जीएसटी की वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे पास में एक अवसर है कि हम फिर से जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स लेके आएँ। साथ ही साथ कैसे करके हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड टैक्स प्रणाली की सिंप्लिसिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्थ के सेक्टर में जो कमजोरियां हैं, क्या उनको जीएसटी के माध्यम से सुधारा जा सकता है। जीएसटी के बाद टैक्स में बढ़ोतरी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है। साथ ही साथ एड वेलोरम वर्सेस स्पेसिफिक एक्साइज एंड कंपनसेशन सेस का खतरा और टैक्स की जो अप्रोच है, डुअल अप्रोच, इसमें हमें लाने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद इलिसिट ट्रेड की भी बात करी जाएगी कि क्या जीएसटी में वृद्धि कर देने से चोरी छिपे इस प्रकार का व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपको जो आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। रेट रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया में तंबाकू के प्रोडक्ट में टैक्सेशन की कमियों को दूर करना जरूरी है। मतलब तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जब भी आप ये काम करोगे ना तो इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव को आप जरूर ध्यान में रखिए, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है। इसी के ऊपर आपको आंसर राइटिंग करना है। देखिए, रेट रैशनलाइजेशन वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया था, जिसका मतलब होता है टैक्स की दर में हम ऐसा बैलेंस बनाएं जो चीज़ हम लागू करना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि सरकार की जेब में पैसा आए, साथ ही साथ समाज का कल्याण भी होना चाहिए। अब टैक्सेशन ऑफ टैबाको प्रोडक्ट की बात करें तो जीएसटी के बाद से तंबाकू पर टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं, जैसे कि बीड़ी जैसे उत्पाद कम टैक्स के दायरे में रखे गए हैं। कंपनसेशन सेस केवल कुछ उत्पाद पर लागू है एंड टैक्स स्ट्रक्चर में एड वेलोरम ज़्यादा है, जबकि स्पेसिफिक एक्साइज ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। एड वेलोरम को कम करना था। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जब भी जीएसटी काउंसिल टैक्स रिफॉर्म की बात करेगा ना तो केवल अपने जेब भरने को ही ध्यान में मत रखें। आप लोगों को हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है, जैसे कि तंबाकू की खपत को कम करना और इससे जुड़ी बीमारियों से होने वाले आर्थिक बोझ को भी कम करना है। अब बात करते हैं कि जीएसटी की वर्षगांठ और टैक्स सुधार का अवसर। भारत में 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, जिससे बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इसको हटा दिया गया और एक ठो वन नेशन वन टैक्स प्रणाली सरकार लागू करी है। जीएसटी के काफ़ी सारे फायदे भी हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या क्या फ़ायदा हुआ।
सब राज्यों में जो टैक्स की दर है वो एक सी हो गई है। पहले कोई राज्य कम लगाता था, कोई ज़्यादा लगाता था, तो अब वो चीज़ नहीं रही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ। राजस्व में मतलब सरकार की जेब में वृद्धि भी हुई है। 2024-25 में 22 लाख करोड़ रुपया, मतलब पहले से 9.5% की वृद्धि हुई है टैक्स की। बात करते हैं किस प्रकार से इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड हमारी जो टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफिकेशन की ओर आगे लेकर के हम जा रहे हैं। जीएसटी जब आई है ना, तो टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता था अब वो नहीं लगता है। इसको सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में बदल दिया। इससे ये हुआ है कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो घट गई है। कुछ और भी लाभ हुए हैं, जैसे कि डिजिटल प्रक्रिया, ई वे बिल्स के माध्यम से लोग ज़्यादा जीएसटी भर रहे हैं। साथ ही साथ राज्य सीमा जांच चौकियों को हटाया गया है। 20% तक कहना चाहिए यात्रा का जो टाइम है वो कम हो गया है। बात करते हैं अब हेल्थ के सेक्टर की। हालांकि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों का जो हेल्थ है जिसमें सरकार पैसा खर्चा कर रही है एंड इसमें एक कदम उठाया गया था जैसे कि टोबैको टैक्सेशन, इस क्षेत्र में काफ़ी गंभीर चुनौतियां हैं। जैसे भारत की हम बात करते हैं तो प्रतिदिन 3500 डेथ हो रही हैं हर दिन। 2017 में 2340 अरब रुपया खर्चा हुआ, मतलब जीडीपी का लगभग 1.5%। वहीं तंबाकू से सालाना औसतन केवल 551 अरब रुपए का जीएसटी टैक्स सरकार वसूली है। 28% वयस्क और 13 से 15 साल के 8.5% बच्चे स्टूडेंट तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। राइटर का कहना है टैक्स बढ़ाओ, इससे क्या होगा, बच्चे लोग, यंग लोग, बूढ़े लोग तंबाकू का सेवन कम करेंगे। अब एक चीज़ और है कि जीएसटी जब से आई है तो टैक्स बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद से तंबाकू प्रोडक्ट पर कोई टैक्स ज़्यादा हम बढ़ोतरी नहीं किए हैं, जबकि 2009 से 17 के बीच में एक्साइज और वैट में बढ़ोतरी से 17% कमी आई थी तंबाकू के उपयोग में। अब टैक्स रेट यदि स्थिर कर देते हैं तो इससे तंबाकू सस्ता और ज़्यादा सुलभ हो गया। तो राइटर कहना है कि टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। वर्तमान टैक्स बोझ WHO के 75% मानक से भी कम है। जैसे बीड़ी 22%, सिगरेट 54%, स्मोकलेस टोबैको 65%। एक बात ज़रूर ये है कि आप टैक्स कितने भी बढ़ा दो, पीने वाला आदमी पिएगा ही, ठीक है। और इसी से फिर नकली सिगरेट बनना भी चालू हो जाएगी, जो कि मार्केट में सस्ते रेट में अवेलेबल होगी। बात करते हैं स्ट्रक्चरल कुछ रिफॉर्म्स की। एड वैलोरम वर्सेस स्पेसिफिक एक्साइज। एड वैलोरम टैक्स एक ऐसा टैक्स जो कि इम्पोज किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स एसेस्ड वैल्यू, मतलब किसी भी चीज़ की अनुमानित वैल्यू के हिसाब से टैक्स का लगाया जाना। जीएसटी जो लाई गई है वो मुख्य रूप से एड वैलोरम है, मतलब मूल्य की परसेंटेज के रूप में टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक एक्साइज मतलब हर यूनिट में हम एक निश्चित टैक्स लगाएंगे। ये ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि ये कीमतों की हेरफेर से कम प्रभावित होता है। जीएसटी के बाद सेंट्रल एक्साइज की जो हिस्सेदारी है वो घटी है। किस प्रकार से? सिगरेट में 54 से 8% हो गया, बीड़ी में 17 से 1% हो गया एंड स्मोकलेस टोबैको में 59 से 11% हो गया। समस्या ये है, बीड़ी जो कि गरीब लोग पीते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस के तहत भी नहीं आ रही है। मतलब ये तो पब्लिक हेल्थ के दृष्टिकोण से भी गलत है। बात करते हैं कंपनसेशन सेस का खतरा। जीएसटी कंपनसेशन सेस 2026 में समाप्त हो सकता है। इसका 50% हिस्सा सिगरेट पर टैक्स से आ रहा है। यदि ये हटा दोगे तो तंबाकू सस्ता हो जाएगा
और लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, सरकार को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जीएसटी कंपनसेशन मतलब हम बात कर रहे हैं जैसे राज्यों को जीएसटी आया है तो कम कमाई हो रही, सरकार ने बोला था हम आपकी जो भरपाई है वो हम करेंगे आपको, जितना भी आपको नुकसान हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम इलिसिट ट्रेड का। भाई जैसे कि सरकार ने सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो क्या होगा, सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब आप ब्रांडेड सिगरेट पीना बंद कर देंगे, आपके साइड वाली दुकान में कोई कहीं से भी बना बुनू के पैक करके बेच रहा है तो आप उसको पियोगे, ठीक है। तंबाकू उद्योग का कहना है कि टैक्स ज़्यादा था तो इलीगल ट्रेड भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ स्वतंत्र अध्ययन बताते हैं कि भारत में इलीगल सिगरेट की हिस्सेदारी मात्र 2.5 से 6.5% है, जबकि उद्योग बोलते हैं 25%। इलीगल ट्रेड टैक्स से नहीं बल्कि गवर्नेंस, क्वालिटी और इन्फोर्समेंट कैपेसिटी से प्रभावित होता है। भारत ने WHO का इलिसिट ट्रेड प्रोटोकॉल भी रेटिफाई किया है, इसे लागू करने की हमको ज़रूरत है। तो ये डेटा आप देख सकते हैं कि इलीगल सिगरेट की हिस्सेदारी कितनी चल रही है हमारे यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम संसद समिति की। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सितंबर 2022 ने क्या बोला, भारत में तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता है, तो जीएसटी को आप बढ़ा दीजिए, एक्साइज ड्यूटी को आप सुधार करिए। यदि 2 चीज़ कर देते हैं आप तो सरकार को हेल्थ के ऊपर खर्चा कम करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी जेब भी अच्छी खासी भरी रहेगी। लास्ट में सुधार का अवसर की बात बोली जाती है कि जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ आई है, ये टाइम है कि हम रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज करें। जैसे कि कई बार यहाँ पर बीच में बोला जा रहा है कि सिगरेट में कम है या फिर बीड़ी में कम है, तो ये सारी चीज़ों को आप पूरा करिए।